लेकिन बहुत सारी जगह पर चुनाव पुलिस ने लड़ा, पुलिस ने लड़ाया और पुलिस ने वोट डाला कि एक पुलिस का अधिकारी महिलाओं को रोक रहा है अपनी रिवॉल्वर से, कह रहा है कि वोट नहीं डाला, ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाऊंगा। और मैंने लोकसभा में कहा कि अगर मेरी 80 से 80 लोकसभा जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम को हटाने के लिए आह्वान करूंगा। ये जो 400 पार का नारा था, अगर उस गाड़ी को किसी ने रोका है तो यूपी की जनता का सबसे बड़ा योगदान है। मैंने नहीं बांटा, कभी कोई एक मनु ऋषि आए थे, उन्होंने बांटा है। दोस्तों, अखिलेश यादव के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह मीडिया के सवालों का जवाब वो अपने ही अंदाज में देते हैं। मीडिया के हर सवालों का जवाब इस चुटीले अंदाज में देते हैं कि सामने वाले की बोतली बंद कर देते हैं। आज की इस डिबेट में भी देखेंगे कि अंजना ओम कश्यप के किए गए तीखे सवालों का उन्होंने किस तरह से अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में भाजपा की हुई जीत पर जब अंजना ओम कश्यप ने अखिलेश यादव से सवाल किए तो उन्होंने साफ कह दिया कि चुनाव केवल भाजपा और समाजवादी पार्टी का ही नहीं था, बल्कि चुनाव पुलिस का भी था। और पुलिस ने जिस तरीके से भाजपा के पक्ष में मतदान कराया और रिवॉल्वर तानकर वोट डालने से रोका गया, वो मंजर सारी दुनिया ने देखा था। और भी बहुत सी अहम बातें इस डिबेट में अखिलेश यादव ने कही हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की डिबेट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरा पहला प्रश्न वही होगा जो हमने सेशन का नाम भी रखा है, अखिलेश जी, कि क्या 27 में सत्ता मिलेगी? क्या 2024 में लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में आपने कमाल किया था वो मोमेंटम बरकरार रहेगा 27 तक? जो जनता का फैसला इस चुनाव में था, 27 में भी वही परिणाम आएगा और उससे बेहतर परिणाम जनता इस बार देगी, क्योंकि सरकार को देख रहे हैं वो जिन मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है, अभी उन मुद्दों का भी समाधान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। बटेंगे तो कटेंगे। आपने एक बार कहा था कि बीजेपी के लेबोरेटरी में पहले ये नारा बना, फिर चुना गया कि किसके मुंह से बुलवाना है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया। लेकिन ये नारा वो आगरा से शुरू करते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र हर जगह लगा रहे थे। और बीजेपी कह रही है कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू एकजुट हो गए हैं, अब वो जाति पर नहीं बटेंगे। जो नारा ये आपको सुनाई दे रहा है वो इसीलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि वो सामाजिक न्याय पे बात नहीं करना चाहते हैं। जिस तरीके से नौकरी, रोजगार उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। इसीलिए वो जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल हैं, जो उनके खुद के वादे थे, उन वादों पे वो चर्चा नहीं करना चाहते। आपने पीडीए का जिक्र किया, तो एक हमने पीडीए का ये जो उपचुनाव हुए थे सर, उसके नाम निकाले हैं। तो अगर हम पीडीए में जो तमाम उम्मीदवार दोनों जगह से तय किए गए थे वो हम दिखा रहे हैं कि एक यादव और कुर्मी कैंडिडेट ओबीसी, एक बिंद नॉन डोमिनेंट जो है वो 3 पिछड़ा आपने दिया, 2 दलित को दिया, 4 अल्पसंख्यकों को दिया। आप ए से कई बार, मुझे अगर मैं सही हूं तो आपकी पार्टी के नेताओं ने बताया कि ए से आप आधी आबादी भी कहते हैं, अल्पसंख्यक भी कहते हैं, अगड़े भी कहते हैं, लेकिन सिर्फ 4 अल्पसंख्यकों को। अब इसकी काट बीजेपी ने कैसे ढूंढी उपचुनाव में? 5 पिछड़ा, जिनमें एक यादव कुर्मी डोमिनेंट कास्ट ओबीसी, फिर 3 नॉन डोमिनेंट ओबीसी उन्होंने पाल, निषाद और मौर्य को दिया, 1 दलित और अगड़ा उन्होंने 3 दे दिया, 2 ब्राह्मण, राजपूत, उनका तो डिक्लेयर्ड है अगड़ा वाला। तो क्या उन्होंने आपके पीडीए की काट खोज ली क्योंकि उपचुनाव में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई? आपने इस तस्वीर में थोड़ी कमी छोड़ दी। जो अभी तस्वीर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसमें आपने कमी छोड़ दी। अगर आप पुलिस भी लगा देते बगल में तो शायद पूरी हो जाती तस्वीर। लेकिन बहुत सारी जगह पर चुनाव पुलिस ने लड़ा, पुलिस ने लड़ाया और पुलिस ने वोट डाला। और शायद वो तस्वीर आपने दिखाई होगी चैनल पे चुनाव के समय पर कि एक पुलिस का अधिकारी महिलाओं को रोक रहा है अपनी रिवॉल्वर से, कह रहा है कि वोट नहीं डालना है। लेकिन मैं बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस साहस, वो डरे नहीं, वो जाकर के वोट डालने की पूरी कोशिश करते रहे। आप कह रहे हैं पुलिस चुनाव जितवाती है उपचुनाव में, लेकिन हमने देखा इससे पहले भी जब आपकी सरकार थी तो जो सत्ता में रहता है उसके पक्ष में नतीजे आते हैं। ये मत कहिए आप। ज्यादातर राज्यों में, मैं आपकी सिर्फ नहीं कह रही। मैं आपसे सहमत हूँ। फिर तो इसका मतलब चुनाव नहीं हुआ वो ठीक तरीके से। उपचुनाव में ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है। इसकी भी काट आप ही को ढूंढनी है।
ईवीएम में गड़बड़ी है, इसका भी काट आप ही को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसी ईवीएम की बदौलत आप तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश की बने, 37 सीट आपको आई। तब क्या ईवीएम, तब क्या ये पुलिस नहीं थी? कौन सी बीजेपी चाहेगी कि वो नीतीश कुमार, आप जानते ही हैं नीतीश बाबू क्या है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के मोहताज रहे? ये बड़े सवाल हैं, और जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम से ही, मैंने हमेशा ये कहा कि ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाऊंगा, और मैंने लोकसभा में कहा कि अगर मेरी 80 से 80 लोकसभा जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम को हटाने के लिए आह्वान करूंगा। हम और आप जो बैठे हैं, दुनिया के हम डेमोक्रेसीज को देखते हैं, बहुत सारे मुल्क जो डेवलप्ड हैं वो मुल्क ईवीएम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? और जर्मनी जैसा देश जो सबसे ताकतवर है कई मायनों में, वो अपने देश में ईवीएम इस्तेमाल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलता है। वो देश कहता है कि ईवीएम से अगर वोट पड़ेगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे यहाँ लोग तो 80% की 60% लोग अनाज पर जीवन जी रहे हैं। इसलिए ईवीएम पे अगर एक वोट का भी भरोसा नहीं है तो हमें ईवीएम हटा देनी चाहिए। अभी एक लड़ाई चल रही है कि बहुत सारे नेता हैं जो ममता दी का नाम ले रहे हैं कि ममता दी को नेतृत्व देना चाहिए इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस में क्षमता नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद उनको घेर रहे हैं राहुल जी को। आपकी इस पर क्या राय है? हमारी राय बहुत साफ है। हम तो उस पक्ष में कि बीजेपी को जो हटाएगा हम उसके साथ हैं। हमारा लीडरशिप के लिए कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग यूपी से हैं और यूपी ही प्रधानमंत्री बनाता है, यूपी ही दिशा तय करता है। ये जो 400 पार का नारा था, अगर उस गाड़ी को किसी ने रोका है तो यूपी की जनता का सबसे बड़ा योगदान है और पीडीए परिवार के लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। ऐसे ही नहीं चुनाव हम लोग मुकाबला जीते हैं, कई वर्षों से हम लोग मेहनत कर रहे थे, उसकी वजह से ये परिणाम आया है। यही वो कहते हैं कि आप देखिए, पिछड़ा, दलित, अगड़ा, जो भी आप अल्पसंख्यक या मुस्लिम, यादव, आप जाति में, धर्म में लोगों को आप बांटते हैं। वो कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है। मैंने नहीं बांटा, कभी कोई एक मनु ऋषि आए थे, उन्होंने बांटा है। मैंने किसी को नहीं बांटा। मैं तो जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उनको सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आधे अधूरे पीछे रह गए लोग, उनको सम्मान दिलाने का काम कर रहा हूँ। और हम में से तो वो लोग हैं जिनके जाने के बाद मंदिर में गंगा जल से धुलाई होती है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी बनती है कि हम तमाम अपने पीडीए परिवार के लोगों को न्याय दिलाएं, उनको मान सम्मान दिला करके समाज में आगे बढ़ाएं। कोई बीजेपी का नेता अगर आए, मेरा आपसे बहुत निवेदन है, उससे ये ज़रूर पूछिएगा कि मेरे जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से क्यों धुलवाया और मेरे जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से क्यों धुलवाया। अगर इसका जवाब मिल जाए तो जहां रहूंगा वहां मैं सुन लूंगा जवाब। इसका जवाब, मेरा वादा है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी का मैं कभी इंटरव्यू करती हूँ तो ये प्रश्न सीधा आपकी तरफ से मैं उनसे उसी समय जैसे इंटरव्यू खत्म होगा, सबसे पहले मैं धन्यवाद और आभार प्रकट आपका करूंगा। लेकिन देखिए अखिलेश जी, बड़ी लड़ाई ये है कि अगर आप 2027 की बात करें तो आपके लिए बहुत आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक हिंदू मुस्लिम का पूरा मुद्दा, ये जो खुदाई वाले मामले हैं, सर्वे के जरिए हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप 4 हफ्ते में हलफनामा दीजिए और इस एक्ट को लेकर वो बदलाव की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं अभी अटकलें ही बता रही हूँ, लेकिन सरकार का ये रुख है कि ये नाइंसाफ़ी हुई है हिंदू पक्ष के साथ। और कई जगहों पर सर्वे की इजाज़त कोर्ट्स ने दी है, जिसमें ज्ञानवापी में भी सर्वे हुआ है 90 दिन से ज़्यादा। आपको लगता है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इलाके हैं, चाहे वो मथुरा हो, बदायूं हो, यूपी हो, संभल हो, लखनऊ हो, जौनपुर हो, सब इलाके हैं। ये मामला अगर तेज रफ्तार पकड़ता है, एक्सीलरेटर इस पर दब गया, तो एक चैलेंज होगा आपके लिए। तो हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक गियर पे सामाजिक न्याय की तरफ चल देगी तेजी तरीके से। अभी चल रही है और तेजी से चलेगी। जितना एक्सीलेटर वो दबा रहे हैं उससे तेज समाजवादी लोग एक्सीलेटर दबाएंगे। अब आते हैं देश की संसद में, क्योंकि आजकल आप वहां पर भी मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि कई बार जब आप संभल पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि यूपी विधानसभा में पहुंच गए हैं, लेकिन यूपी विधानसभा में भी जब आप घिरते थे योगी सरकार को, संसद चलती थी।
यहाँ पर 2 दिनों से हम संविधान पर तो सुन रहे हैं, लेकिन उससे पहले सदन नहीं चले। क्या आप इसके पक्ष में? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डिम्पल जी ने यह सीधा कहा कि ना हम अडानी के मुद्दे पर किसी के साथ हैं, ना हम सोरोस के मुद्दे पर किसी के साथ हैं, हम चाहते हैं सदन चले। क्या आप भी यही मानते हैं? उनका मानना भी यही ठीक कहा, जो कहा वो एकदम ठीक कहा, इसलिए भी कि सदन में ही तो बहस होगी इन मुद्दों पर भी। सदन चलता और सरकार को स्वीकार करनी चाहिए थी बहस। अगर सरकार से सब लोग ये मांग कर रहे थे कि इन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए और हमारे लिए प्राथमिकता पे संबल था, क्या कोई कल्पना कर सकता है आज की परिस्थितियों में कि आप सर्वे के बहाने इतना माहौल खराब कर दें? आप, ये दंगा नहीं था, ये प्रशासन की नाकामी थी। और जब कभी भी जांच होगी और जब कभी भी न्यायालय निर्णय लेगा, आप पाएंगे कि दोषी अधिकारी निकलेंगे। ये अधिकारियों का कराया हुआ सब कुछ है। जो जाने गई हैं वहां पर, वो अधिकारियों की वजह से गई हैं, सरकार की वजह से गई हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं हालांकि पर मैं बीजेपी जैसा नहीं हूं, बीजेपी के नेताओं जैसा नहीं हूं मैं कि देश के सवाल में सड़कों पर उतार दूं। और जो जगह जगह पर धरना चल रहा था, मैंने अभी देखा कि हमारे कन्नौज में कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना दे रहे थे बांग्लादेश को लेकर के, और जिलों में भी कर रहे थे। अरे भाई, सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके, सवाल हमसे पूछ रहे हो आप कि क्या हो रहा बांग्लादेश में? कमाल के लोग हो आप भाई। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, हमसे पूछ रहे हो आप। इसका मतलब आपके प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री हैं। तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे जितने भी जहां लोग हैं वो सुरक्षित रहें। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेल्यूर है कि हम अपने पड़ोसी देश के साथ संबंध अच्छे नहीं रख पा रहे, और पड़ोसी देशों में जो हमारे लोग रह रहे हैं उनको भी सुरक्षित सरकार नहीं कर पा रही है। ये नाकामी किसकी है? ये नाकामी भारत सरकार की है कि आपके लोग वहां सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी के कई नेता अपने भाषणों में एक बात कह रहे हैं यूपी में। अब ये अफवाह है या सही है, ये जानने के लिए मैं आपसे पूछती हूँ, ताकि यहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि जब संभल में 5 मुस्लिम परिवारों के लोग मरे, तब तो अखिलेश जी ने पार्टी की तरफ से 5-5 लाख का ऐलान कर दिया, लेकिन जब बहराइच में एक हिंदू लड़के की हत्या की गई, तब उन्होंने मुआवजे का या उनके परिवार को समर्थन का कोई ऐलान नहीं किया। क्या ये बात सही है या झूठ है? उस दोनों घटनाओं में फर्क है। दोनों घटनाएं अलग अलग परिस्थितियों में हुई हैं। जो संभल की घटना, उसमें बहुत चर्चा हो चुकी है। बहराइच की चर्चा में मैं ये कहना चाहता हूँ, वो बात भी सबको पता होनी चाहिए कि वहाँ के विधायक नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर लिखवाई है और ये कहा है कि इनकी वजह से ये दंगा हुआ है। बीजेपी के विधायक ने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है और कहा है कि जो दंगा हुआ है, जिसकी वजह से जान गई, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के वजह से गई है। मरा तो इंसान ही है। दूसरा दूसरा मैं बताता हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो आप बात कहना चाहती हूँ, जिस भाव से जो बात सामने आ रही है, वहां पर जो डीजे पे गाने बज रहे थे, सबसे पहले सवाल उठाया कि आप भक्ति के गाना गाना चाहें, कोई मना नहीं कर रहा है। आपका प्रशासन कहाँ था? जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बनती है, बाकायदा रूट तय होता है, प्रशासन बैठ करके पीस कमेटी से बातचीत करता है, रूट तय होता है, उसके बाद निकलता है। आपका प्रशासन था ही नहीं वहाँ पे, पुलिस क्यों नहीं थी? और अगर आपकी नाकामी नहीं थी तो आपको पुलिस को सस्पेंड करनी पड़ी, वहाँ के अधिकारी क्यों हटाने पड़े आपको? और फिर जहाँ तक मुआवजे की बात है, आप किसी के घर पर चढ़ जाओगे आप जाकर के? आप घर पर क्या कर रहे थे आप जाकर के? और सरकार अगर मुआवजा यहाँ भी दे दे, यहाँ तो गरीब निर्दोष लोग मारे गए, पुलिस की गोली से मारे गए, और पुलिस प्रशासन दबाव बना रहा है कि उनके खिलाफ केस मजबूत ना हो, इसीलिए घर परिवारों में जाकर के छापा मार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले और महिलाओं को उठाया था उन्होंने कि केस को मजबूत कर ले पुलिस। नाकामी अधिकारियों की, जब कभी जांच होगी, जब कभी कोर्ट में ये बातें जाएंगी, तो अधिकारियों का इसका जवाब देना पड़ेगा। और हमें और आपको डीजीपी साहब की वो बात याद रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब ने कहा, जो बीजेपी के पहले डीजीपी बने थे, कि ये अधिकारी जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, उन्हें जेल में जाना पड़ता है। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी मंच पर आने के लिए, एजेंडा आज तक पे तमाम सवालों के जवाब। थैंक यू सो मच।